Hello friends, welcome again. Today in this video I am again continuing my series which is based on ecology. तो मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में अब तक अपनी इस इकोलॉजी की सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बता दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं वो मैं डिटेल में आपको यहाँ पर समझा चुकी हूँ। अब तक मैंने आपको जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे कि बायोम क्या है और इकोलॉजिकल हायरार्की क्या है, इसके जो साइंटिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके अलावा जो कम्युनिटीज़ हैं, पॉपुलेशंस हैं, तो उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं आपको अब तक बता चुकी हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया था। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में मैंने आपको बर्थ माइग्रेशन और डेथ ई माइग्रेशन सब के बारे में डिटेल में बताया था। अगर बर्थ और ई माइग्रेशन जो है वो ज़्यादा है तो उस कंडीशन में पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। और अगर ई माइग्रेशन और जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। उसी बेस पर कुछ जो है ग्राफ हैं इकोलॉजी में, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इनको बोलते हैं, जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है। पॉपुलेशन जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल को आप नहीं बोल सकते हो। हम एक ऐसी स्पीसीज़ जो कि फ्रीली इंटरब्रीड कर सकती है नेचुरल वे में एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हम उसको एक पॉपुलेशन बोलते हैं। उस स्पीसीज़ को हम एक पॉपुलेशन बोलते हैं जो कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में वहाँ पर रह रही है। तो अगर रिसोर्सेज के बेस पर बात करते हैं तो इसके रिलेशन में दो ग्राफ हैं यहाँ पर। एक ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और एक सेकंड ग्राफ है विच इज़ नोन एज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और एस शेप कर्व। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में जो फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, वो कर्व तब बनती है जब जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। मतलब हम किसी पर्टिकुलर एरिया में बात कर रहे हैं, अगर मान लो आप रेनी सीज़न की बात करते हो तो रेनी सीज़न में जो ये इंसेक्ट्स होते हैं इनका नंबर एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इनका जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो इनके लिए फेवरेबल होता है। तो उस कंडीशन में जो है वो जे शेप ग्रोथ कर्व बनती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जे शेप ग्रोथ कर्व है विच इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में DN/DT इज इक्वल टू RN का ये रिलेशन भी बताया था। आर जो है यहाँ पर वो बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की खुद को नेचर में खुद का नंबर बढ़ाने की जो उसकी पोटेंशियल होती है उसको हम बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। मैंने आपको इसके इंटीग्रल फॉर्म के बारे में बताया था विच इज़ एन टी इज इक्वल टू N0 E/RT। ई इज़ द नेचुरल बेस लॉगरिदम। आज जो है मैं आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जिसको हम वर्हुलेस्टिक पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। ये ऐसे शेप की होती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है और एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम को रिप्रेजेंट किया है। एक चीज़ देख लेना यहाँ पर कि जो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, इस टाइम पर मैंने जो ग्रोथ कर्व बताई है वो तब बताई है जब रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन ये ग्रोथ कर्व तब होगी जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। सेकंड, इस वाली ग्रोथ कर्व में किसी भी तरह की कोई भी कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड मैंने कोई बात नहीं की थी और ना ही मैंने यहाँ पर आपको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। बट यहाँ पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और एक कैरिंग कैपेसिटी होगी। ये है क्या, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखो, अगर हम एक्स एक्सिस टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में मान लो रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे खासे अवेलेबल थे वहाँ पर। हमने कोई एरिया चूज़ किया और हमने किसी स्पीसीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस टाइम पर जो है रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे। तो ज़ीरो टाइम पर रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जो ऑर्गेनिज़म हमने वहाँ पर स्टडी करने स्टार्ट किए या इंट्रोड्यूस करवाए जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर हमने, वो उस टाइम तक वहाँ पर अच्छी तरह से अडेप्ट नहीं हो पाए थे। इस वजह से जो उनकी ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक रिस्ट्रिक्ट रही, मतलब वो बहुत थोड़ी रही। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो ग्रोथ कर्व हमें तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रोथ कर्व थी वो हमें लैग फेज में मिली। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रोथ कर्व हमें लैग फेज में मिली, लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर अडेप्ट हो गए और क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे तरह से अवेलेबल हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि हर एक कंडीशन अब उनके फेवर में थी।
तो इसलिए उन्होंने रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही उन्होंने रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट किया उनका नंबर बढ़ा और वो एकदम से पीक पर चला गया। इस टाइम के ग्राफ को हम एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये सब कुछ एनवायरनमेंट जो है नेचर में हो रहा था, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक कैरिंग कैपेसिटी एक्ट करना, एक एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस यहाँ पर एक्ट में आ जाता है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एक्सपोनेंशियल टाइप का है उसमें क्या होता है कि वो पहले नंबर एकदम से इंक्रीज़ होता है, लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, तो जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड है, तो इसलिए जैसे ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ जाता है तो उनमें कंपटीशन होता है, और कंपटीशन होने की वजह से वो एकदम से डिक्लाइन हो जाती है उनकी पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई नेचुरल फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए, बट यहाँ पर नेचुरल फैक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया की खुद की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर टॉलरेट कर सकता है। मान लो अगर यहाँ किसी एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ 100 ही ऑर्गेनिज्म को वो टॉलरेट कर सकता है, वो एनवायरनमेंट, वो जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ 100 लोगों के लिए ही हैं वहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम वहाँ पर नंबर बढ़ाते हैं 100 से ज़्यादा, तो वो लोगों में आपस में कंपटीशन हो जाएगा रिसोर्सेज के लिए, और इस वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, मतलब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और कितने भी नंबर बढ़ सकते हैं, कोई कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड नहीं है, बट यहाँ पर खुद के कॉम्पिटिशन की वजह से डिक्लाइन हो जाती है पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी है, यहाँ एनवायरनमेंट एक्ट करता है कि उसको कितने लोगों को यहाँ पर रखना है। जैसे ही उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं नंबर, ऐसी कंडीशन में वहाँ पर कोई एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एक्ट करने लग जाता है। हो सकता है वहाँ पर किसी तरह का फ्लड आ जाए, या किसी तरह का कोई स्टॉर्म आ जाए, या कोई वोल्केनो इरप्शन हो जाए, या कोई भी अर्थक्वेक आ जाए। तो इस तरीके की कंडीशन वहाँ पर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन गिरना स्टार्ट हो जाती है। बट एक चीज़ ये कि इस टाइम पर जो है पॉपुलेशन वो एकदम से डिक्लाइन नहीं होती है, वो मेंटेन करके रखती है अपनी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन को। तो वो उसको एक कांस्टेंट, जितने ऑर्गेनिज्म वो उस एरिया में रह सकते हैं उतने रिसोर्सेज के साथ, तो उनको वो मेंटेन करके रखती है। तो ये कंडीशन ऐसी है जहाँ पर इस टाइम पर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतने एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी मैंने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट की है, और ये मैंने लैग फेज है और ये लॉग फेज है जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हुई है। ऐसी कंडीशन में आप इसको एक्सेलरेटेड फेज भी बोल सकते हो। उसके बाद ये एक स्टेशनरी फेज आप देख रहे हो, स्टेशनरी फेज, इस कंडीशन में के जो है वो एन के इक्वल हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी के इक्वल हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो मेंबर हैं वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद ये फिर धीरे धीरे, इसको हम एसिम्पटोट कंडीशन भी बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही रिसोर्सेज कम होने लगते हैं तो फिर ये इनकी पॉपुलेशन गिरना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या डीएक्सेलरेटेड पॉपुलेशन, डीएक्सेलरेटेड फेज भी बोल देते हैं। तो ये एक टाइम के साथ कर्व है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि किस एरिया में कैरिंग कैपेसिटी होती है जब, और वहाँ पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एक्ट कर जाता है अगर वो पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसलिए वो एक मेंटेन करके रखती है अपनी स्पीसीज़ के नंबर को यहाँ पर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इस नंबर पर आकर रुक जाती है और वो कॉन्स्टेंट हो जाती है। उस कंडीशन में के इक्वल्स टू एन हो जाता है। ये होता है वेरुलेस्टिक पर्लोजिस्टिक ग्रोथ कर्व, और ये एक आइडियल ग्रोथ कर्व है। जैसे अगर आप इसकी बात करो तो ये आइडियल ग्रोथ कर्व नहीं है, पर दिस इज आइडियल ग्रोथ कर्व। और यहाँ पर जो है वो डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन इंटू के माइनस एन बाई के जो है यहाँ पर वो कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और आप इसको के माइनस एन बाई के को 1 माइनस एन बाई के और इस तरीके से लिख सकते हो, जो कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। अगेन आर इज़ द बायोटिक पोटेंशियल। तो ये जो था ये मैंने आपको ग्रोथ कर्व के बारे में आज समझाया है, और ये ग्रोथ कर्व बहुत अच्छे से ज़रूरी है याद रखना। एक चीज़ और है कि जो ऑर्गेनिज़म होते हैं डार्विनियन फिटनेस को फॉलो करते हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज़म अपने आप को एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए चाहता है कि वो उस तरीके की अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए रखने के लिए चाहता है कि उस कंडीशन में उसका नंबर बढ़ जाए, तो वो डार्विनियन फिटनेस को फॉलो करता है।
तो हो सकता है कि वो अपनी जो है ब्रीडिंग हैबिट को चेंज कर ले। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना नंबर उनका कम, वो जो है एक ईयर में एक ही बार ब्रीड करते हैं, तो उनका नंबर कम होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए हो सकता है एक ही ईयर में अपनी ब्रीडिंग सीजन को बढ़ा लें, ब्रीडिंग नंबर को बढ़ा लें, जिसकी वजह से उनका पॉपुलेशन नंबर बढ़ जाता है। और एक ये मेथड भी वो फॉलो कर सकते हैं कि अगर हम छोटे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उनकी सर्वाइवल की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अपने नंबर को बढ़ा लेते हैं, अपनी पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए वो अपने नंबर को बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर आप बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करते हो तो वो जो है वो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से अडेप्ट हो सकते हैं किसी एनवायरनमेंट में, उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, उनका नंबर जो है ऑफस्प्रिंग का वो कम ही होता है, उसको बढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वी कैन अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट इन अ वेरी बेनिफिशियल वे। सो इस वजह से हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो नंबर होता है ऑफस्प्रिंग का वो कम हो सकता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा जो है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक बोल सकते हो कि जो ऑर्गेनिज्म है अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए मेथड फॉलो करते हैं। तो ये सब जो है मैंने पॉपुलेशन को की ग्रोथ किस तरीके से बढ़ाते हैं ऑर्गेनिज्म और कौन कौन से फैक्टर वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप ये सिंबल ये ध्यान रखना, उसके अलावा ये फॉर्मूले याद रखना, और ये जो बायोटिक पोटेंशियल है इसके बारे में के किस चीज़ को डिनोट करता है ये याद रखना। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो सकती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छुपा हुआ क्वेश्चन होता है, दैट इज़ के इक्वल्स टू एन को क्या बोलते हैं, या फिर एसिम्प्टोट कंडीशन में क्या एसिम्प्टोट कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वो के इक्वल्स टू एन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेरा इंटरेक्शन के बेस पर होगा। इंटरेक्शन का मतलब हुआ, अब तक मैं पॉपुलेशन के बारे में बता रही थी। पहले मैंने ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, उसके बाद फिर मैंने पॉपुलेशंस के बारे में बताया। पॉपुलेशंस का जो था मतलब एट्रीब्यूट्स क्या क्या थे वो बताए, जिसमें मैंने आपको बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, एज पिरामिड वो सब डिफ़ाइन किए थे। उसके अलावा मैंने आपको पॉपुलेशन ग्रोथ बताई, पॉपुलेशन ग्रोथ में मैंने कौन से फैक्टर हैं इन्वॉल्व हैं वो बताए, कुछ उनकी जो कर्व हैं वो बताई। अब मैं आपको इंटरैक्शंस के बारे में बताऊंगी पॉपुलेशन की उसके एनवायरनमेंट के साथ, सॉरी पॉपुलेशन की आपस में इंटरैक्शंस उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अब मैं कम्युनिटी की तरफ जा रही हूँ। मतलब कम्युनिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम मैं पॉपुलेशंस के बीच होने वाले इंटरेक्शन बताऊंगी, जिसमें एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस होती हैं। तो वो इंटरेक्शन बेनिफिशियल हो सकती है, वो डेट्रीमेंटल टाइप की हो सकती है, म्यूचुअल हो सकती है, या हो सकता है एक कोई फैक्ट पड़े एक कोई फैक्ट ना पड़े। तो ये जो सारी इंटरेक्शन है इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो आप इस इकोलॉजी की सीरीज़ को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। आई होप आपको ये बहुत फ़ायदा देगी। थैंक यू फ्रेंड्स।